दिल्ली और उसके आसपास के राज्यों में सरकारें सभी अलग अलग दलों की है। जैसे पंजाब में कांग्रेस है, हरियाणा में बीजेपी का अलायंस है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है और यूपी में फिर से भारतीय जनता पार्टी ही है। लेकिन प्रदूषण को लेकर सभी सरकारें एक दूसरे पर ही ठीकरा फोड़ती हैं और सुप्रीम कोर्ट हड़काता है तो नेता पीछे छुप जाते हैं, अधिकारियों को मीटिंग के लिए आगे कर देते हैं। प्रदूषण पर इस राजनीति से कैसे घुट रहा है दिल्ली और एनसीआर के लोगों का दम, इसके लिए आपको देखनी होगी मेरे सहयोगी अंकित गुप्ता और नीरज पांडे की एक खास रिपोर्ट। राजधानी दिल्ली में वायु प्रदूषण लगातार बढ़ता ही जा रहा है और यही वजह है कि सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर संज्ञान लिया है। यहाँ पे हम मौजूद हैं, यहाँ पे एयर क्वालिटी इंडेक्स 309 है, वेरी पुअर की कैटेगरी में है। आंकड़ा तो कोई एक ही सही हो सकता है, सारे आंकड़े उनके ही हैं। इसमें सबको मिलकर काम करने की आवश्यकता है। इसमें किसी प्रकार की राजनीति नहीं होनी चाहिए। राजनीति कर रहे हैं, विज्ञापन की राजनीति कर रहे हैं। वो उनकी सरकारें हैं, वो जनता के साथ सिर्फ मीटिंग पे मीटिंग, प्रपोजल पे प्रपोजल, तारीख पे तारीख का खेल खेलती है हर वर्ष। दिल्ली एनसीआर गैस चेंबर बन गया है। साफ हवा के लिए लोग तरस रहे हैं। PM 2.5 और AQI जैसे शब्द लोगों की जिंदगी का हिस्सा हो गए हैं। लेकिन जब जब प्रदूषण की बात होती है, सियासत में टोपी ट्रांसफर का ब्लेम गेम इसी तरह शुरू हो जाता है। सुप्रीम कोर्ट की कल की फटकार के बाद अब सरकारें एक्शन में नजर आ रही हैं। दिल्ली में कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की बैठक हुई। इस बैठक में दिल्ली, यूपी, हरियाणा और केंद्र सरकार के पर्यावरण मंत्रालय के अधिकारियों ने हिस्सा लिया, लेकिन पंजाब इस बैठक में शामिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने कल दिल्ली सरकार को भी कड़ी फटकार लगाई थी। इसके बाद प्रदूषण को रोकने के एक्शन प्लान को लेकर दिल्ली के पर्यावरण मंत्री गोपाल राय सामने आए। गोपाल राय ने बताया कि प्रदूषण रोकने के लिए दिल्ली में स्कूल कॉलेज बंद कर दिए गए हैं। कंस्ट्रक्शन साइट्स पर भी बैन जारी रहेगा। इंडस्ट्रियल कंस्ट्रक्शन पर भी बैन रहेगा। दिल्ली में सभी जगह वर्क फ्रॉम होम लागू होगा। रेड लाइट ऑन, गाड़ी ऑफ का कैंपेन 15 दिन के लिए बढ़ा दिया गया। एक्शन प्लान पर 5 मिनट देने के बाद शुरू हुआ आरोप प्रत्यारोपों का दौर। कल जो एफिडेविट जो फाइल हुआ, केंद्र सरकार ने एक ही एफिडेविट में एक साथ 2 डेटा दिया। उन्होंने कहा एक जगह पे कि 4% पराली का कंट्रीब्यूशन है, दूसरी जगह पे उसी एफिडेविट में उन्होंने कहा कि 35 से 40% है। तो दोनों तो सही नहीं हो सकता, या तो 4% सही है, 40% सही है। 40,000 रुपीज, 40,000 रुपए मात्र आपने कैप्सूल, जो बायोडिग्रेडेबल कैप्सूल है पराली के लिए, उस पे खर्च किए हैं, किंतु एडवर्टाइजमेंट पे 15 करोड़ 84 लाख रुपए खर्च किए हैं। 40,000 का कैप्सूल और 16 करोड़ रुपए के एडवर्टाइजमेंट। 1439 करोड़ रुपीस एनवायरमेंट सेस के रूप में इकट्ठा किया था आम आदमी पार्टी की सरकार ने। इसका खर्चा कैसा हुआ? तो दिल्ली में पोल्यूशन ज्यादा है, वो बाहर घूम रहे हैं, पंजाब घूम रहे हैं, हरियाणा घूम रहे हैं, वो उत्तराखंड घूम रहे हैं, गोवा घूम रहे हैं, क्योंकि उन्हें भी दिल्ली के पोल्यूशन से डर लगने लगा है। काम नहीं करना है उनको। प्रदूषण को लेकर सरकारें कितनी गंभीर हैं, उसे देखिए। दिल्ली में प्रदूषण की समस्या तभी दूर हो सकती है जब पंजाब, हरियाणा, यूपी, दिल्ली, ये चारों राज्य साथ मिलकर काम करें। दिल्ली में 7 साल से आम आदमी पार्टी की सरकार है, पंजाब में 5 साल से कांग्रेस की सरकार है, हरियाणा में 7 साल से बीजेपी की सरकार है और यूपी में भी बीजेपी सरकार के 5 साल पूरे होने जा रहे हैं। अब जरा इन राज्यों के हालात भी देख लीजिए। इन राज्यों के ज्यादातर शहरों में लोगों को साफ हवा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है। दिल्ली में प्रदूषण की स्थिति बेहद गंभीर है और AQI लेवल 404 है। हरियाणा में भी हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। जींद और मानेसर में AQI लेवल दिल्ली से भी खराब है। तो हिसार, बहादुरगढ़, रोहतक, गुरुग्राम, पानीपत और सोनीपत में भी ये बहुत खराब श्रेणी में है। यूपी की बात करें तो नोएडा, ग्रेटर नोएडा, गाजियाबाद, मेरठ, मुजफ्फरनगर जैसे शहरों में प्रदूषण खतरनाक स्तर पर है। तो वहीं प्रयागराज, कानपुर, लखनऊ जैसे शहरों में भी हालात अच्छे नहीं हैं। पंजाब में भी अमृतसर, जालंधर, पटियाला जैसे शहर भी प्रदूषण की मार से जूझ रहे हैं। दरअसल ये उस खतरे का सिग्नल है जिसे सरकारें अपनी सियासत के चक्कर में समझ नहीं रही।
दिल्ली से प्रशांत और अंकित गुप्ता के साथ नीरज पांडे की रिपोर्ट। तो टोपी ट्रांसफर का खेल बहुत ज्यादा चलता है तमाम सरकारों के बीच में, लेकिन दुनिया में ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान ना हो। बस उसके लिए ईमानदार कोशिश होनी चाहिए और साफ नीयत होनी चाहिए। अगर सरकारें प्रदूषण पर कुछ बुनियादी कदम उठा लें तो बहुत हद तक इसका रोना खत्म हो सकता है। हम आपको कुछ तरीके बताते हैं जिसके जरिए सरकारों को रास्ता मिल सकता है इस प्रदूषण से निपटने का। प्रदूषण का स्थायी इलाज ढूंढना कोई कठिन काम नहीं है। प्रदूषण का स्थायी इलाज करने के लिए पराली को से जो जैविक खाद बनाने का काम होता है वो खर्चा सरकारों को उठाना चाहिए, चाहे किसी भी राज्य की सरकार क्यों ना हो। किसानों को इससे मदद मिलेगी और वो जैविक खाद बनाने के लिए प्रेरित होंगे, ना कि अपने खेत में पराली को जलाने को मजबूर हो। इसी तरीके से अक्टूबर नवंबर दिसंबर आप कह लीजिए, आखिरी 2-3 महीनों में इस इलाके में बहुत ठंड होती है। ठंड होने की वजह से तेज हवा नहीं चलती है, नमी का मौसम होता है। ये बेहतर होगा इस वक्त इस इलाके में यानी दिल्ली एनसीआर के आसपास के इलाकों में निर्माण कार्य पर पूरी तरीके से रोक लग जानी चाहिए। यानी निर्माण कार्य का जो कैलेंडर है वो इन 2 महीनों को ध्यान में रखकर कि इस दौरान हमको मजदूरों को, इंजीनियर्स को, तमाम ठेकेदारों को काम नहीं कराना है, उसी हिसाब से इस कैलेंडर को तैयार किया जाए। तीसरा सुझाव, पुरानी गाड़ी जिनसे पॉल्यूशन फैलता है उनको इन 2 महीनों के लिए, जब ज़्यादा पीक पर आता है प्रदूषण, उनको सड़कों से हटा देना चाहिए। यह आदेश पहले ही पारित करना होगा और राज्य सरकारों को इफेक्टिवली इसको इस इलाके में जो कि सबसे अधिक प्रभावित रहते हैं वहाँ से इन वाहनों को हटाने का काम शुरू करना होगा। और जो वाहन चलाए उस पर कड़ा सजा हो, कड़ी उससे फीस ली जाए। साथ ही प्रभावशाली लोग जो हैं, जो सोसाइटी में हुज हुए हैं, खासकर राजनेता हैं, पॉलिटिशियंस हैं, ब्यूरोक्रेट्स हैं, मीडिया पर्सन्स हैं, उनको भी चाहिए इस दौरान वो खुद भी पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें और इसको प्रसारित करें कि वो मेट्रो से चल रहे हैं, वो सार्वजनिक बस से चल रहे हैं, अपने वाहन से नहीं चल रहे हैं, ताकि आम लोग भी प्रेरित हों और वो अपने वाहन घर छोड़कर ज़रूर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल करें। इसके अलावा आम आदमी को पब्लिक ट्रांसपोर्ट इस्तेमाल करने के लिए प्रोत्साहित करना होगा, उसको इनाम देना होगा, और जिसके लिए सरकार को मेट्रो से लेकर सार्वजनिक बसों के किराए में इस दौरान रियायत देनी चाहिए, छूट देनी चाहिए, इनाम देना चाहिए, रिवॉर्ड करना चाहिए जो लोग अपना वाहन छोड़कर पब्लिक ट्रांसपोर्ट में चलें, खासकर उन लोगों को। शुरुआत के 1-2 सालों में आपको हो सकता है कि ये लगे, उसके बाद जब चीज़ें आदत में आ जाएंगी और खुली हवा में सांस लेने में आनंद आएगा, साफ सुथरी हवा में, तो जाहिर तौर पर हर व्यक्ति इस खर्चे को उठाने के लिए भी तैयार हो जाएगा। इनके अलावा दिल्ली में काम करने वाले उद्योग धंधों पर भी हमको ध्यान देना होगा, जिससे प्रदूषण ज़्यादा फैलता है। आपको भी सुनना चाहिए विशेषज्ञ क्या कहते हैं, और ये हम इसलिए आपको सुना रहे हैं कि कल सुप्रीम कोर्ट में राज्य सरकारों को, केंद्र सरकार को रिपोर्ट देनी है। कल का पहला मामला सुप्रीम कोर्ट में ये आ सकता है, इसीलिए हम पहले ही काम आसान कर दे रहे हैं इन सरकारों का कि वो कैसे सुझाव कोर्ट को बता सकते हैं कि प्रदूषण से निपटने में आने वाले वक्त में क्या करेंगी। सुनिए विशेषज्ञ की राय। है जो नहीं किया गया वो समग्र चिंतन, समग्र विकास, ये नहीं किया गया। और जब तक ये नहीं होगा हम किसी भी समस्या से, पर्यावरण संबंधी किसी भी समस्या से समाधान नहीं पा सकते। आप देखिए, चाहे मुंबई की बारिश हो, चाहे उत्तराखंड के क्लाउड बर्स्ट हो, चाहे दिल्ली का प्रदूषण हो, ये सब चीज़ें जो हैं ये इंटरकनेक्टेड हैं, आपस में जुड़ी हुई हैं। अगर हम इनको अलग अलग करके देखेंगे तो इस समस्या का हम सिर्फ नी जर्क, जिसे अंग्रेजी में सिम्टोमैटिक क्योर कहते हैं, कि सतही परिभाषित रूप में हम उस समस्या का समाधान निकाल सकते हैं, नहीं तो इसका समाधान नहीं निकलेगा। एक बात और भी है, इसको भी ध्यान रखिए, प्रदूषण अकाल मौत का कारण बनता है। यह कितना खतरनाक है आप इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि इसके कारण भारत अपनी जीडीपी का 1.4% खो देता है, और ये रकम 2,60,000 करोड़ रुपए की आती है। 2,60,000 करोड़ रुपए यानी इतनी बड़ी रकम है कि इससे बहुत कुछ नया काम हो सकता है। देश में एक पेड़ लगाने में 200 रुपए का खर्च आता है। इस लिहाज से देश में 1300 पेड़ लगाए जा सकते हैं, यानी प्रदूषण पर बहुत बड़ी 1300 करोड़ पेड़ लगाए जा सकते हैं
और ये प्रदूषण के ऊपर भारी चोट की जा सकती है। साफ हवा में पेड़ बहुत सहायक हो सकते हैं। देश का सालाना हेल्थ बजट 71,269 करोड़ रुपए का है, यानी प्रदूषण से होने वाली मौत से जो नुकसान है वो हेल्थ बजट का 4 गुना है। अगर ये पैसा हेल्थ बजट में जुड़ जाता है तो 5 गुना ज्यादा हो जाता है। तो आप सोचिए कि लोगों को कितनी बेहतरीन स्वास्थ्य सुविधाएं मिल सकती हैं। एक एम्स को बनाने में, एम्स जैसा अस्पताल बनाने में 1,264 करोड़ रुपए का अमूमन खर्चा आता है। जितना पैसा प्रदूषण की भेंट चढ़ जाता है उतने में देश में 205 एम्स जैसे अत्याधुनिक अस्पताल खुल सकते हैं। ये मैं कंजर्वेटिव तरीके से उस फॉर्मूले की बात कर रहा हूं जो बिल्कुल जिसको रामराज्य कहें उस स्थिति में होगी। लेकिन अगर थोड़ा पैसा भी बचा लिया, जीडीपी को सुधार लिया, तो बहुत हद तक प्रदूषण से भी बचेंगे और अपने विकास के रास्ते पर भी देश को आगे बढ़ा सकेंगे। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।